हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अगर आप अपनी कंपनी के लिए कोई ईआरपी सिस्टम देख रहे हैं और आप कोई बेहतरीन ईआरपी सिस्टम की खोज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 अहम टिप दूंगा जो कि आपको ईआरपी सिलेक्शन में मददगार साबित होंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जितनी भी टिप्स देने वाला हूँ, वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी के लिए ईआरपी सिलेक्शन एक बहुत ही क्रूशल डिसीजन होता है, क्योंकि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए सही और मुनासिब मौजू ईआरपी का इंतखाब कर लिया तो ना सिर्फ ये आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा, बल्कि डायरेक्टली आपके प्रॉफिट में भी इजाफा करेगा। तो आइए मैं आपको 10 अहम नुकात बताता हूँ, टिप्स देता हूँ जिनका आपने ख्याल रखना है जब भी आपने ईआरपी को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले नंबर पर है अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स। अपनी कंपनी की जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या हैं। तो सबसे पहले आप अपने बिज़नेस, जितने भी कंपनी के अंदर बिज़नेस प्रोसेसेस हैं उनको लिख लें। उनको मैक्रो लेवल के ऊपर आपने डिफ़ाइन कर लेना है, जिनके ये बिज़नेस प्रोसेसेस हैं जो कि आपकी कंपनी के अंदर यूज़ होते हैं। अब उन बिज़नेस प्रोसेसेस को एक लेवल मज़ीद नीचे चले जाएं, माइक्रो लेवल के ऊपर सब जो बिज़नेस प्रोसेसेस हैं उनको भी मेंशन कर दें। हर बिज़नेस प्रोसेस के अंदर जो उसके सब प्रोसेसेस हैं उनको मेंशन करें। जब अब आपके पास अपने बिज़नेस प्रोसेसेस की डिटेल लिस्ट आ गई है, अब आपने अपने जो हर बिज़नेस प्रोसेस है उसके पेन पॉइंट्स लिख लेने हैं जो चैलेंजेस का आपको सामना है। जब आपने ईआरपी को सिलेक्ट करना है तो फिर इन्हीं के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है कि जो ग्रे एरियाज़ और जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, जिन चैलेंजेस का आपको सामना है, जो पेन पॉइंट्स हैं, इनको ही आपने ईआरपी सिलेक्ट करते हुए कंसीडर करना है कि जो आप ईआरपी सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सा ईआरपी सिस्टम जो है वो आपके इन पेन पॉइंट्स को बेहतर तरीके से एड्रेस करता है। दूसरे नंबर पर है स्केलेबिलिटी। फ्यूचर के अंदर आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करते हो, इन्हेंस करते हो, तो ईआरपी सिस्टम ऐसा ईआरपी सिस्टम होना चाहिए जो कि आपके बिज़नेस के साथ साथ ग्रो करे। ये ना हो कि आपने अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन करी है तो अब ईआरपी सिस्टम जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपने जितना भी पैसा और टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है अब सारा वो ज़ाया होने जा रहा है और आप किसी दूसरे सिस्टम की तरफ देख रहे हो। आपने पहले ही इसको असेस करना है कि अगर मैं 3 साल बाद एक्सपेंड करता हूँ या फिर 5 साल बाद एक्सपेंड करते हैं या फिर इमीडिएटली आप आफ्टर 1 ईयर एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो वर्टिकली बढ़ा रहे हैं या फिर हॉरिजेंटली बढ़ा रहे हैं, कोई नया बिजनेस जो है वो उसके अंदर नया यूनिट लगा रहे हैं, या फिर आप अपनी जो सेल है न्यू मार्केट के अंदर अपनी सेल को बढ़ाना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि क्या वो ईआरपी सिस्टम जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, जिसको आप कंसिडर कर रहे हो, वो आपके साथ साथ आपकी कंपनी और बिजनेस के साथ साथ क्या ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल अभी ये आपकी जो कंपनी है वो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर वो डील कर रही है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर आप मैन्युफैक्चरिंग को भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो ईआरपी सिस्टम जो है वो जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल्स हैं, क्या वो उसके अंदर ये फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर तो फीचर अवेलेबल हैं तब आपने कंसिडर करना है, क्योंकि आगे चलकर अगर मैन्युफैक्चरिंग आप स्टार्ट करते हैं तो आपको नए सिरे से एक वर्किंग स्टार्ट ना करनी पड़े, वही ईआरपी सिस्टम जो है वो आपको सपोर्ट करे। यूज़र फ्रेंडली और ईज़ होना चाहिए। जो भी आप ईआरपी सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हो वो इजी टू यूज़ होना चाहिए। अगर स्पेशली मैं स्मॉल बिजनेसेस को आज इस वीडियो के अंदर मैं स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट कर रहा हूँ, तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और बहुत इजी टू यूज़ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए एक लंबी जो ट्रेनिंग प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को एम्प्लॉयज़ को नॉलेज देने के लिए और उनको गाइड करने के लिए और उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एक मल्टीपल आपको ट्रेनिंग्स जो हैं वो रिक्वायर होंगी। तो ऐसा ईआरपी सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करें जो कि ईजी टू यूज़ हो।
उसके बाद आ जाता है नंबर 4 के ऊपर इंटीग्रेशन। आज के दौर के अंदर, आज के मॉडर्न बिजनेसेस के अंदर किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट जो है वो एक कंप्लीट सिस्टम जो है वो कवर नहीं करता। कंपनीज़ के अंदर, बिजनेसेस के अंदर मल्टीपल बिजनेस एप्लीकेशन जो हैं वो यूज़ कर रही होती हैं कंपनीज़। अगर मैं बात करूं तो ईमेल जो हैं वो ईमेल्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 365, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये कंपनीज अगर यूज़ कर रही हैं तो सबसे पहले आपका जो ईआरपी सिस्टम है वो इसके साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। या फिर कोई और भी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, ई कामर्स के अंदर है तो ई कामर्स के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, लाइक मेजेंटो यूज़ कर रहे हैं या शॉपिफाई अपनी ऑनलाइन सेलिंग के लिए। तो आपने ईआरपी सेलेक्ट करते हुए देखना है कि इसके साथ जो इंटीग्रेशन है क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर ईआरपी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो आपका बहुत ज़्यादा जो एफर्ट्स हैं उसको बढ़ा सकती है। तो आपने इसको कंसिडर करना है कि आपकी जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं उनके साथ किस हद तक इस ईआरपी के अंदर इंटीग्रेशन जो है वो अवेलेबल है। नंबर 5 है जी कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन, आप कोई भी जो बेहतरीन ईआरपी सिस्टम है, अच्छे से अच्छा ईआरपी सिस्टम है, वो किसी भी कंपनी की 70%, ऑलमोस्ट 70 प्लस माइनस हम इसको कर सकते हैं, 70% तक जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कवर करते हैं। बाकी जो कंपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो यूज़र की इंटरनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके लिए इन्हेंसमेंट दरकार होती है। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर जब आपने अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया था, आपने देखा था कि आपके बिजनेस की नीड्स क्या हैं, तो वहीं पर आपने जो कस्टमाइजेशन है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन रिक्वायर है। अगर बहुत ज़्यादा आपके कोई टेलर मेड बिजनेस प्रोसेसेस है या फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है तो कस्टमाइजेशन के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आपको ईआरपी, ऐसे ईआरपी को सिलेक्ट करना है जो कि आपको बेहतर कस्टमाइजेशन दे और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसी ईआरपीज होती हैं जिसके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा एक चैलेंज बन जाता है या बहुत ज़्यादा आप डिटेल लेवल के ऊपर उसके अंदर कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। तो आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपकी कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है तो आपने ऐसा ईआरपी सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप फ्लेक्सिबल हो और कस्टमाइजेशन जो है वो आपको अलाउ करे। वेंडर सिलेक्शन है जी नंबर 6। जब आपने ईआरपी सिलेक्ट करना है तो वेंडर को देखें। वेंडर जो भी आपने सिलेक्ट करना है, एक तो उसके टेस्टिमोनियल्स देखें और उसके कस्टमर रिव्यूज़ वगैरह से आपको पता चल जाएगा कि वेंडर जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। और उसके बाद आप उससे डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह लें और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें और उसके ऊपर फीडबैक लें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो वेंडर है उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है और उनके जो प्रोजेक्ट के रेफरेंसेस हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे अंडरस्टैंड करने में वेंडर की सिलेक्शन के लिए कि वेंडर आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपकी ईआरपी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसको करने के लिए कितना कैपेबल है। नंबर जो 7 है वो है जी टीसीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जो अपफ्रंट है उसी को ही ज़्यादा कंसिडर करती हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है उसको कैलकुलेट कर लेती हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने जब भी ईआरपी को सिलेक्ट करना है तो उसकी कंप्लीट कॉस्टिंग जो है वो उसको कंसिडर करना है। और वो कंप्लीट कॉस्टिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी एक जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है उसको आपने कंसिडर करना है। उसके बाद आपकी जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है, जो भी ईआरपी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट है उसको आपने इंक्लूड करना है। और उसके बाद फिर अपग्रेड करना है। आफ्टर गो लाइव ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन आपने अपग्रेडेशन की कॉस्ट भी इंक्लूड करनी है। और आफ्टर गो लाइव जो पोस्ट गो लाइव सपोर्ट है उसकी कॉस्ट भी आपने इसको अंदर इंक्लूड करनी है। तो ये अपना 3 साल का, कम से कम 3 साल या फिर 5 साल का अपना टीसीओ डिफाइन करें। हो सकता है कि किसी ईआरपी के अंदर अपफ्रंट तो आपका बहुत ज़्यादा कम हो, उसमें काफ़ी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा हो, लेकिन आगे चलकर जब आप 3 साल के लिए या 5 साल के लिए अपना टीसीओ डिफाइन करते हो
तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने इन चारों कॉस्ट को कंसीडर करना है जब आपने ईआरपी को सिलेक्ट करना है। नंबर 8 के ऊपर आ जाती है आपकी जो ईआरपी है वो मोबाइल एंड क्लाउड एक्सेसिबल हो। आज के मॉडर्न बिजनेसेस जो हैं वो सारे रन हो रहे हैं क्लाउड के ऊपर, और मोबाइल का यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जितने भी एप्लीकेशंस हैं, चूँकि हमारे पास फास्टेस्ट इंटरनेट है, 3G और 5G इंटरनेट आ चुका है, तो फास्टेस्ट इंटरनेट है, तो क्लाउड के ऊपर ईआरपी का जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और कंपनीज जो हैं वो उसको अब प्रेफर भी करती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लाउड के ऊपर अगर आपका ईआरपी पड़ा हुआ है तो उसमें जो आपका शटडाउन है वो मिनिमाइज हो जाता है, आपका स्मूथली ईआरपी जो है वो रन होता है। और उसके बाद जो आप उसको कहीं पर भी किसी भी वक्त उसको एक्सेसिबल है, आप प्लेन में सफ़र कर रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर है, कहीं पर भी हैं, आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी इशू। और दूसरा ये कि मोबाइल के ऊपर तो मोबाइल का यूजेज बहुत बढ़ चुका है, तो अगर आप लैपटॉप एक्सेसिबल नहीं है तो मोबाइल के ऊपर भी आप उसको ऑपरेट कर सकें। उसके बाद है जी नंबर 9 के ऊपर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका डाटा जो है वो जो बिज़नेस है वो उसके अंदर जो कंप्लीट बिजनेस है वो उस डाटा के ऊपर बेस करता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैटर जो हैं वो उनको एड्रेस होना चाहिए जो भी आप ईआरपी सिलेक्ट कर रहे हो। एक्सटर्नल के अंदर आपका आ जाता है कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करता है आपकी डेटाबेस या फिर ईआरपी सिस्टम। और इंटरनली बिटवीन डिपार्टमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग को किस तरीके से सिक्योर करता है, और बिटवीन एम्प्लॉयज़ जो है वो कितना सिक्योर करता है। हो सकता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ या कुछ डिपार्टमेंट के साथ आप दिखाना चाह रहे हैं, और कुछ डिपार्टमेंट के साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाह रहे। फॉर एग्जांपल जो एचआर डिपार्टमेंट है वो अपना पेरोल का डाटा जो है वो अदर डिपार्टमेंट के साथ जो है वो यूजुअली शेयर नहीं करना चाहता, तो वो उस सिक्योरिटी को देखना है जी कि क्या ईआरपी सिस्टम आपको इस लेवल की सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकें और हाइड कर सकें विद इन डिपार्टमेंट और बिटवीन अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। नंबर 10 पे है जी पोस्ट गो लाइव सपोर्ट। ये वन ऑफ माय फेवरेट टिप है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ ईआरपी सिलेक्ट करते हुए। कंपनीज जो है वो ज़्यादा फोकस अपना ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर दे देती हैं कर देती हैं, लेकिन वो जो पोस्ट गो लाइव की सपोर्ट है या ट्रेनिंग है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनका ये ख्याल होता है जी कि ठीक है इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम देखेंगे कि हमने सपोर्ट पीरियड के ऊपर जाना है या फिर जो पोस्ट गो लाइव सपोर्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी वेंडर के साथ तो उसी वक्त इस पॉइंट को कंसीडर करें, क्योंकि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वेंडर ने भी प्लान करना है कि आपका जब गो लाइव हो गया है तो उसके बाद उसने रिसोर्सेज आपको एलोकेट करनी है जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो होता यह है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो आफ्टर गो लाइव इमीडिएटली जो कंसल्टेंट है आपका या फिर जो वेंडर है वो जो आपके कंसल्टेंट है उसको डिसंगेज कर लेगा और उसको किसी और प्रोजेक्ट के अंदर बिजी कर देगा। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सपोर्ट के ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि कोई और टीम जो है वो डिप्लॉय करना पड़े आपको सपोर्ट देने के लिए। तो बेहतर ये है कि जब आपने एक कंप्लीट पैकेज ईआरपी की सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसी वक्त ही आप गो लाइव जो है गो लाइव के बाद जो सपोर्ट है उसका ज़रूर इंतखाब कर लें। और सपोर्ट के साथ साथ ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कंपनीज़ के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आते रहते हैं। अब नई एम्प्लॉयज़ आ गई हैं, उनको बेहतर तरीके से ट्रेन करने के लिए कि ईआरपी सिस्टम को यूज़ करें और किसी किस्म की ब्लॉकेज ना आए डे टू डे ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो वो वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करिए कि वो आपके एम्प्लॉयज़ को जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं या फिर न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, या फिर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अगर कोई न्यू फीचर्स की ट्रेनिंग देनी पड़ रही है तो वो फ्रीक्वेंटली उनको भी ट्रेनिंग दे ताकि वो बेहतर तरीके से ईआरपी सिस्टम को यूज़ कर सके।
अब थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं। ईआरपी को सिलेक्ट करने के लिए मैंने बात की कि 10 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने अपनी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर स्केलेबिलिटी देखना है कि बिज़नेस आपका एक्सपेंड कर रहा है तो ईआरपी सिस्टम आपके बिज़नेस को ग्रो करने के साथ साथ ईआरपी सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए, इंटीग्रेशन अवेलेबल हो। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई आप यूज़ कर रही हैं तो उसके साथ इंटीग्रेशन जो है वो कितनी सपोर्ट प्रोवाइड करता है ईआरपी सिस्टम। कस्टमाइजेशन किस लेवल तक आपको प्रोवाइड करता है। अगर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करनी है तो सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है आपको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए। वेंडर को रिव्यूज़ वगैरह देखने हैं, वेंडर का जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके फीडबैक जो है वो कस्टमर से वो देखने हैं सिलेक्ट करते हुए कि वेंडर की क्रेडिबिलिटी कैसी है और उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। टीसीओ टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपने अपनी जो कॉस्ट है उसको 3 साल और 5 साल के ऊपर कैलकुलेट करके फिर डिसाइड करना है कि विच ईआरपी सिस्टम इज़ बेटर फॉर यू। मोबाइल और क्लाउड सपोर्ट जो है वो बहुत अहम है। ईआरपी को सिलेक्ट करते हुए ख्याल रखें कि जो ईआरपी है वो मोबाइल की सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हो और क्लाउड के ऊपर भी एक्सेसिबल हो। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस लेवल तक सिक्योरिटी जो है वो ईआरपी सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। पोस्ट गो लाइव जो सपोर्ट एंड ट्रेनिंग जो है वो ईआरपी सिस्टम आपको कितनी प्रोवाइड करता है। तो ये थी आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको 10 अहम जो हैं वो टिप्स दी हैं जो कि आपको हेल्प करेगी ईआरपी को सिलेक्ट करने के लिए। उम्मीद है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली किसी वीडियो के अंदर दोबारा इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।